हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और 12th क्लास की हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। और जो है चैप्टर 15, और ये 15वां चैप्टर, लास्ट चैप्टर है 12th क्लास की हिस्ट्री का। ठीक है, 11th क्लास की हिस्ट्री अभी कुछ बच रही है, तो उसमें जो है फिर जो चैप्टर बच रहे हैं उसमें कराऊंगी। ठीक है, उसमें भी काफी हो गए हैं, एक दो चैप्टर ही बच रहे होंगे, चेक करूंगी। तो संविधान का निर्माण। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं। संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, लागू हुआ और दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। यदि हम अपने देश के आकार और विविधता पर ध्यान दें तो इसकी लंबाई व पेचीदगी को आसानी से समझा जा सकता है। स्वतंत्रता के समय भारत न केवल एक विशाल और विविधतापूर्ण और गहरे तौर पर बिखरा हुआ देश था, देश की एकजुटता और प्रगति के लिए एक विस्तृत गहन विचार विमर्श पर आधारित सावधानी पूर्वक जो है सूत्रबद्ध किया गया संविधान की जरूरत थी, जो कि लाजमी था। ऐसा हमारे संविधान ने अतीत और वर्तमान के घावों पर मरहम लगाने, विभिन्न वर्ग थे, विभिन्न जातियां थी, विभिन्न प्रकार के समुदाय थे जो आपस में बटे हुए थे, उन सभी भारतीयों को एक साझा तरीके से राजनीतिक प्रयोग में शामिल करने में हमारे संविधान ने मदद दी है। दूसरी ओर इस संविधान ने लंबे समय से चली आ रही ऊंच नीच की जो अधीनता थी, संस्कृति में लोकतांत्रिक संस्थानों को विकसित करने का भी प्रयास किया। भारत के संविधान को दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया था, और इस दौरान संविधान सभा में इसके मसौदे जो थे, एक एक भाग पर लंबी लंबी चर्चाएं चली थी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो है 3 साल तक चली बहस के बाद संविधान पर ही हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और जैसा कि संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए थे, जिसमें से 165 दिन बैठकों में गए थे, और सत्रों के बीच जो सत्र थे 11, उनके बीच में समितियां और उप समितियां मसौदे को सुधारने और संवारने का काम करती थी। राजनीति शास्त्र की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनको पढ़ने के बाद यह जान चुके होंगे आप कि भारत का संविधान कैसा है। आप देख चुके होंगे कि आजादी के बाद इस संविधान की उपयोगिता और सार्थकता क्या रह गई है। इस अध्याय में हम संविधान के इतिहास और उसके निर्माण के दौरान जो परिचर्चा होगी गहन, उसको जानेंगे। और यदि संविधान सभा में उठने वाली आवाजों को सुनने का प्रयास करें तो हमें उन जो प्रक्रियाओं का भी अंदाजा लग सकता है जिसके माध्यम से संविधान को सूत्रबद्ध किया गया और एक नए राष्ट्र की कल्पना जो थी वह साकार हुई। तो चलिए, उथल पुथल का दौर, पहला पॉइंट। संविधान निर्माण से पहले काफी साल उथल पुथल वाले थे। यह महान आशाओं का क्षण भी कहा जा सकता है और भीषण मोह भंग का भी। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तो किंतु इसके साथ ही विभाजन भी हो गया भारत और पाकिस्तान का। और लोगों की स्मृति में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अभी भी जीवित था, जो ब्रिटिश राज के खिलाफ संभवतः सबसे बड़ा आंदोलन था। विदेशी सहायता से सशस्त्र संघर्ष के जरिए स्वतंत्रता पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रयास किए गए और लोगों को जो कि याद थे। 1946 के बसंत में बंबई तथा अन्य शहरों में रॉयल इंडियन नेवी, शाही भारतीय नौसेना के सिपाहियों का विद्रोह भी लोगों को बार बार आंदोलित कर रहा था। लोगों की सहानुभूति सिपाहियों के साथ थी। 40 के दशक के आखिरी सालों में देश के विभिन्न भागों में मजदूरों और किसानों के आंदोलन भी जैसा कि हो रहे थे। ठीक है, व्यापक हिंदू मुस्लिम एकता इन जन आंदोलनों का एक अहम पहलू था। और इसके विपरीत कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों प्रमुख राजनीतिक दल धार्मिक सौहार्द और सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो सुलह हुई थी, सुलह सफाई आदि की कोशिश में धीरे धीरे क्या होते थे, नाकामयाब नजर आ रहे थे। अगस्त 1946 में कलकत्ता में हुई हिंसा
के साथ उत्तरी और पूर्वी भारत में लगभग साल भर तक दंगे फसाद और हत्याओं का लंबा सिलसिला चला था, जैसा कि हमने अध्याय 13 और 14 में पढ़ा था। अभी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था पिछला चैप्टर। विनाश और उथल पुथल की छवि संविधान सभा के सदस्यों को लंबे समय तक जैसा कि परेशान करती रही, और उसके बाद साल भर तक चलने वाले जैसा कि दंगे फसाद और सिलसिला चला, और बर्बर हिंसा का भीभत्स जो नाच था वो भीषण जनसंहार हुआ उसका। इसके साथ ही देश विभाजन की घोषणा हुई और असंख्य लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे मजबूरी बस, और कितनी विपदाएं झेलनी पड़े हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस पर आनंद और उम्मीद का जो माहौल था वह उस समय लोगों को कभी नहीं भूलेगा, लेकिन भारत के बहुत सारे मुसलमान और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं व सिख जो थे उनके लिए जो है निर्मम चुनाव का भी क्षण था, क्योंकि खुशी के साथ साथ बहुत गहरे दुख और बहुत जो है मुसीबतें भी लेकर आया ये, जब भारत हमारा देश हमारा आजाद हुआ। तो यह जैसा कि क्षण था निर्मम, और उनके सामने यह तत्काल मृत्यु पीढ़ियों पुरानी जड़ों को उखड़ जाने के भी चुनाव का क्षण था, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना। करोड़ों शरणार्थी यहाँ से वहां जा रहे थे, मुसलमान पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ, तो हिंदू और सिख पश्चिमी बंगाल व पूर्वी पंजाब की तरफ बढ़ रहे थे। उनमें से बहुत सारे कभी मंजिल तक नहीं पहुंचे, बीच रास्ते में ही बेचारे वो मर गए। यहाँ पर देख सकते हैं 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा में बोलते जवाहरलाल नेहरू, ये रात की बात है 14 अगस्त 1947 की। इसी समय नेहरू ने अपना वह प्रसिद्ध भाषण दिया था जिसकी शुरुआती पंक्तियां इस प्रकार थी कि बहुत समय पहले हमने नियति से साक्षात्कार किया था और अब समय आ चुका है कि हम अपने उस संकल्प को न केवल पूर्ण रूप से या समग्रता में बल्कि उल्लेखनीय रूप से साकार करें, और अर्धरात्रि के इस क्षण में जब दुनिया सो रही है भारत जीवन और स्वतंत्रता की ओर जाग रहा है। यह कहा था जो है उस समय महत्वपूर्ण भाषण दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, नवजात राष्ट्र के सामने इतनी गंभीर और एक समस्या देशी रियासतों को लेकर थी। ब्रिटिश राज के दौरान उपमहाद्वीप का लगभग 1/3 भूभाग ऐसे नवाबों और रजवाड़ों के नियंत्रण से था जो ब्रिटिश ताज की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। उनके पास अपने राज्यों को जैसे चाहे वैसे चलाने की जो है सीमित ही नहीं बल्कि काफी आजादी थी। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो इन नवाबों और राजाओं की संवैधानिक स्थिति बहुत अजीब हो गई थी। ठीक है, एक समकालीन प्रेक्षक ने कहा था कि कुछ महाराजा तो बहुत सारे टुकड़ों में बटे भारत में स्वतंत्र सत्ता का सपना देख रहे थे। संविधान सभा की बैठकें इसी पृष्ठभूमि में संपन्न हो रही थी और बाहर जो कुछ चल रहा था उसे से संविधान सभा में होने वाली बहस और विचार विमर्श भी भला कैसे अछूता रह सकता था, उस पर भी उसका प्रभाव पड़ना लाजमी था। संविधान सभा का गठन, तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। 1945-46 की सर्दियों में भारत के प्रांतों में चुनाव हुए थे। इसके पश्चात प्रांतीय सांसदों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। तो जो प्रांतीय सांसद थे उन लोगों ने संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको चुना था, और नई संविधान सभा में कांग्रेस जो थी वो प्रभावशाली थी, और प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने सामान्य चुनाव क्षेत्रों में भारी जीत भी प्राप्त की थी, और मुस्लिम लीग को अधिकांश आरक्षित मुस्लिम सीटें मिल गईं। लेकिन लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार उचित समझा और उसने बहिष्कार किया, और एक अन्य संविधान बनाकर उसने पाकिस्तान की मांग को जारी रखा। शुरुआत में समाजवादी जो थे वो भी संविधान सभा से अलग रहे, परे रहे, यानी क्योंकि वे उसे अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था मानते थे। वे मानते थे कि इस सभा का वाकई स्वायत्त होना असंभव है, और इन सभी कारणों से संविधान सभा के 82% जो सदस्य थे वो कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे, यानी 82%। परंतु सभी कांग्रेस सदस्य एक मत नहीं थे। कई निर्णायक मुद्दों पर उनके मत जो है अलग अलग होते थे, भिन्न भी हो जाते थे, और कई कांग्रेसी समाजवाद से प्रेरित थे तो कई अन्य जमींदारी के हिमायती थे। कुछ सांप्रदायिक दलों के करीब थे लेकिन कई पक्के धर्मनिरपेक्ष थे। राष्ट्रीय आंदोलन की वजह से कांग्रेसी वाद विवाद करना और मतभेदों पर
बातचीत कर समझौतों की खोज करना सीख गए थे और संविधान सभा में भी कांग्रेस सदस्यों ने कुछ ऐसा ही रुख अपनाया था। संविधान सभा में चर्चाएं हुई, जनमत से भी प्रभावित होती थी। जब संविधान सभा में बहस होती थी तो विभिन्न पक्षों की दलीलें अखबारों में भी छपती थी और तमाम प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी। और इस तरह प्रेस में होने वाली इस आलोचना और जवाबी आलोचना से किसी मुद्दे पर बनने वाली सहमति या असहमति पर गहरा असर पड़ता था। सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे। कई भाषाई अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की जो है रक्षा की। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं संविधान सभा का अधिवेशन चल रहा है और सरदार वल्लभ भाई पटेल दाएं से दूसरे स्थान पर बैठे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे हैं यहाँ पे, और ये पंडित नेहरू लग रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए। ठीक है, तो जैसा कि मांग करते थे और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने विशेष हित सुरक्षित करवाना चाहते थे और दलित जाति शोषण के अंत की मांग करते हुए सरकारी संस्थाओं में आरक्षण चाहते थे, क्योंकि उनके साथ बहुत अधिक शोषण हुआ था। सभा में सांस्कृतिक अधिकारों या सामाजिक न्याय के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चल रही सार्वजनिक जो चर्चाएं थी उन पर बहस हुई थी, क्योंकि दलितों को पढ़ने लिखने की आजादी नहीं थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसके लिए बहुत काम किया और तब जाके इसीलिए इसकी मांग की जा रही थी कि उन्हें आरक्षण दिया जाए, जिससे कि वो आगे बढ़ सके, क्योंकि बहुत पीछे जा चुके थे। सामाजिक न्याय के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चल रही सार्वजनिक चर्चाओं पर बहस हुई और मुख्य आवाजें। संविधान सभा में 300 सदस्य थे। कितने? 300। इनमें से 6 सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। इनमें से 6 में से 3 जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के सदस्य थे। एक निर्णायक प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू ने पेश किया था। जो उन्होंने यह प्रस्ताव भी पेश किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र होगा। पटेल मुख्य रूप से पर्दे के पीछे कई महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। उन्होंने कई रिपोर्टों के प्रारूप लिखने में खास मदद की और कई परस्पर विरोधी विचारों के बीच सहमति पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सभा में चर्चा रचनात्मक दिशा ले, सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले, यह उनकी जिम्मेदारी थी। ठीक है, कांग्रेस के इस त्रिगुट के अलावा प्रख्यात विधिवेत्ता अर्थशास्त्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। ठीक है, यद्यपि ब्रिटिश शासन के दौरान अम्बेडकर कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी भी रहे थे, परंतु स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्होंने केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था उन्हें, और इस भूमिका में उन्होंने संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया। बहुत महत्वपूर्ण काम किया इन्होंने। और उनके साथ 2 अन्य वकील भी काम कर रहे थे। एक गुजरात के मुंशी थे और दूसरे मद्रास के थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। दोनों ने ही संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव इन्होंने दिए थे। इन 6 सदस्यों को जो 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सहायता दी, इनमें से एक बी.एन. राव भी थे। वह भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, और उन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र तैयार किया था। और दूसरे अधिकारी एस.एन. मुखर्जी थे। इनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी। मुखर्जी जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट वैदिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। अंबेडकर के पास सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करने की जो है जिम्मेदारी थी करवाने की, और इस काम में कुल मिलाकर 3 वर्ष लगे थे। इस दौरान हुई चर्चाओं के मुद्रित रिकॉर्ड 11 भारी भरकम खंडों में प्रकाशित हुए और यह लंबी मगर दिलचस्प प्रक्रिया थी। संविधान सभा के सदस्यों ने अपने विविध दृष्टिकोण बड़ी सफाई से उन्होंने अपने दृष्टिकोणों को पेश किया था।
उनकी परिस्थितियों में हम भारत के भविष्य से जुड़े कई मुद्दों पर परस्पर विरोधी विचार देख सकते हैं। देश के भावी स्वरूप पर भारतीय भाषाओं राष्ट्रों को कौन सी राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं अपनानी चाहिए, नागरिकों के नैतिक मूल्य कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं, इन सभी प्रश्नों पर भी। ठीक है, चर्चा कीजिए अध्याय 13 और 14 को एक बार फिर देखिए। अब चर्चा कीजिए कि उस समय के राजनीतिक हालात से संविधान सभा में चले बहस मुद्दे किस तरह का असर पड़ा था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हिंदू कोड बिल पर जो है चर्चा का संचालन यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, और ये हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आप वो कर रहे हैं, वो जो है हिंदू कोड बिल पर और संविधान की दृष्टि। ठीक है, तो आज हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, 15 मिनट की वीडियो हो चुकी है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉप जो है चैप्टर है। तो अगली वीडियो हमारी यहाँ से शुरू होगी, संविधान की दृष्टि। ठीक है, तो जरूर बने रहें और देखते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये चैप्टर है और आशा करती हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।